दोस्तों। इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट टर्म्स अंडर फीमा 1999 टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे, जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग और यूजफुल लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ऑथराइज्ड डीलर या जिसे एडी कहते हैं। हाँ, ये टर्म काफी कॉमन है। इसे फीमा 1999 के सेक्शन 10(1) के अंडर डिफाइन किया गया है। ओके। इसका मतलब है वो पर्सन या एंटिटी जिसे आरबीआई ने फॉरेन एक्सचेंज में डील करने के लिए ऑथराइज किया है। अच्छा, तो इसका कोई उदाहरण? हाँ, जैसे आरबीआई द्वारा अप्रूव्ड बैंक्स, ये सबसे कॉमन एग्जाम्पल है। समझ गई। अब इसमें भी कुछ कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहले है ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1। अच्छा, कैटेगरी आई। हाँ, ये वो एंटिटीज हैं जिन्हें आरबीआई ने सभी परमिसिबल करंट और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस कंडक्ट करने के लिए ऑथराइज किया है। मतलब ये सब कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल, जैसे कि बड़े कमर्शियल बैंक्स। ठीक है। तो फिर कैटेगरी 2 में क्या फर्क है? ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 2 की बात करें तो ये वो एंटिटीज हैं जिन्हें आरबीआई ने सिर्फ स्पेसिफाइड नॉन ट्रेड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस के लिए ऑथराइज किया है। नॉन ट्रेड? हाँ, और साथ ही फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर्स यानी एफएफएमसीज की एक्टिविटीज के लिए। अच्छा, तो इसमें कौन कौन शामिल होता है? इसमें अपग्रेडेड एफएफएमसीज आते हैं, कुछ चुने हुए रीजनल रूरल बैंक्स मतलब आरआरबीज, और कुछ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स यानी यूसीबीज, और कोई भी दूसरी एंटिटी जिसे आरबीआई परमिट करे। ओके, तो इनका दायरा कैटेगरी 1 से लिमिटेड है। एग्जैक्टली। और कैटेगरी 3? ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 3 में वो एंटिटीज हैं जिन्हें आरबीआई ने अपने बिजनेस से जुड़े स्पेसिफिक फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस कंडक्ट करने के लिए ऑथराइज किया है। मतलब और भी लिमिटेड? हाँ बिल्कुल, जैसे एनबीएफसीज या ऐसे इंस्टीट्यूशंस जिनकी फॉरेक्स नीड्स बहुत लिमिटेड होती हैं। ठीक है, ये तीनों कैटेगरीज अब क्लियर है। एक और टर्म है ऑथराइज्ड पर्सन। क्या ये ऑथराइज्ड डीलर जैसा ही है? ये एक अच्छा सवाल है। ऑथराइज्ड पर्सन को भी फेमा 1999 के सेक्शन 10(1) में ही डिफाइन किया गया है। पर ये एक ज्यादा ब्रॉड टर्म है। इसमें ऑथराइज्ड डीलर्स तो आते ही हैं। अच्छा। साथ ही मनी चेंजर्स, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स और कोई भी अन्य पर्सन जिसे आरबीआई ने फॉरेन एक्सचेंज या सिक्योरिटीज में डील करने के लिए ऑथराइज किया हो, वो सब शामिल है। तो मतलब हर ऑथराइज्ड डीलर एक ऑथराइज्ड पर्सन है। बिल्कुल। पर हर ऑथराइज्ड पर्सन डीलर नहीं है। बिल्कुल सही समझा आपने। चलिए अब आते हैं दो बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रांजैक्शंस पर। पहला है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। हाँ, ये हमेशा कंफ्यूजिंग लगता है। इसको फेमा 1999 के सेक्शन 2E के तहत डिफाइन किया गया है। ओके। बेसिकली ये एक ऐसा ट्रांजैक्शन है जो इंडिया के रेजिडेंट्स की इंडिया से बाहर एसेट्स या लायबिलिटीज को, या फिर नॉन रेजिडेंट्स की इंडिया में एसेट्स या लायबिलिटीज को चेंज करता है। अच्छा, मतलब जिससे संपत्ति या देनदारी पर असर पड़े। हाँ, जैसे विदेश में प्रॉपर्टी खरीदना या इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट करना। समझ गई। तो फिर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन इससे कैसे अलग है? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन को सेक्शन 2J में डिफाइन किया गया है। आसान भाषा में कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के अलावा कोई भी ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन होता है। ओके, पर इसमें क्या क्या आता है? इसमें कई चीजें शामिल हैं, जैसे फॉरेन ट्रेड, सर्विसेज और शॉर्ट टर्म बैंकिंग या क्रेडिट फैसिलिटीज के लिए पेमेंट्स। ठीक है। इसके अलावा लोन्स पर इंटरेस्ट या इन्वेस्टमेंट से होने वाली इनकम। अच्छा। और जैसे विदेश में रह रहे परिवार के लिविंग एक्सपेंसेस के लिए रेमिटेंसेस। या फिर विदेश यात्रा के खर्चे। हाँ बिल्कुल, फॉरेन ट्रैवल, एजुकेशन और मेडिकल केयर के लिए किए गए खर्चे भी इसी में आते हैं। बहुत बढ़िया, ये दोनों के बीच का फर्क अब एकदम साफ हो गया। चलिए अब जो हमने सीखा है उसकी बेसिस पर कुछ सवाल देखते हैं। हाँ, ये अच्छा रहेगा, एक तरह का रिवीजन हो जाएगा। तो पहला सवाल फेमा की डेफिनेशंस पर आधारित है। मैं 4 स्टेटमेंट्स पढ़ता हूं। ठीक है। स्टेटमेंट 1, एक ऑथराइज्ड डीलर एडी वो पर्सन है जिसे फेमा के सेक्शन 10(1) के तहत फॉरेन एक्सचेंज में डील करने के लिए ऑथराइज किया गया है। स्टेटमेंट 2, ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 2 सभी परमिसिबल करंट और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। स्टेटमेंट 3, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन का मतलब वो ट्रांजैक्शन है जो इंडिया के रेजिडेंट्स की इंडिया के बाहर एसेट्स या लायबिलिटीज को ऑल्टर नहीं करता है। और स्टेटमेंट 4, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में फॉरेन ट्रेड, सर्विसेज के लिए पेमेंट्स और विदेश में लिविंग एक्सपेंसेस के लिए रेमिटेंसेस शामिल हैं। तो इसमें सही और गलत बताने हैं? हाँ, तो ऑप्शन ए है 1 ट्रू, 2 फॉल्स, 3 फॉल्स, 4 ट्रू। बाकी ऑप्शंस में अलग कॉम्बिनेशंस हैं। मुझे लगता है ऑप्शन ए ही सही है। बिल्कुल सही। सही आंसर ऑप्शन ए है। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाँ प्लीज। स्टेटमेंट 1 ट्रू है।
हमने अभी डिस्कस किया कि फीमा सेक्शन 10(1) एक ऑथराइज्ड डीलर को डिफाइन करता है। सही है। स्टेटमेंट 2 फॉल्स है, क्योंकि कैटेगरी 2 डीलर्स सिर्फ स्पेसिफाइड नॉन ट्रेड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस और एफएफएमसी एक्टिविटीज तक ही रिस्ट्रिक्टेड हैं। अच्छा, सभी करंट और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस तो कैटेगरी 1 के लिए हैं। एग्जैक्टली। अब स्टेटमेंट 3 भी फॉल्स है। हाँ, क्योंकि कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस तो एसेट्स या लायबिलिटीज को ऑल्टर करता है। बिल्कुल। और आखिर में स्टेटमेंट 4 ट्रू है। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस में फॉरेन ट्रेड, सर्विसेज, रेमिटेंसेस ये सब शामिल हैं। ओके, तो कॉम्बिनेशन एकदम सही बैठा। 1 ट्रू, 2 फॉल्स, 3 फॉल्स, 4 ट्रू। परफेक्ट। पिछले 30 सालों से हमने ओवर 10 लाख बैंकर्स को उनके JAIIB, CAIIB और प्रमोशन एग्जाम्स क्लियर करने में हेल्प की है विद द लेटेस्ट हाई क्वालिटी एग्जाम फोकस्ड कंटेंट। हाँ, और हमारे वीडियो लेसन्स और PDF मटेरियल्स कॉन्सेप्ट समझने में, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने में और केस स्टडीज में भी हेल्प करते हैं। ये बहुत इकोनॉमिकल प्राइस पर ऑफर्ड है, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज किए बिना। बिल्कुल। तो इस कंटेंट से बेनिफिट लेने के लिए हमारी वेबसाइट NSTourschoolofbanking.com के कोर्सेज पेज पर लॉगिन करें।